नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आज अपना जो अपनी सेकंड क्लास है मनोविज्ञान के जो 10 टेस्ट मैं करवाने वाला हूं, उसमें से आज सेकंड क्लास है। उससे पहले आप सभी को बहुत करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं और आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों के सहयोग से जो आज एनडीसी परिवार है वो 50K को क्रॉस कर चुका है। 50,000 अभ्यर्थी अपने से जुड़ चुके हैं। और इस बीच में सबसे अच्छी बात यह है कि जीके में मैडम के आ जाने से मुझे निश्चित रूप से बहुत मजबूती मिली है, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से एक अच्छे टीचर की तलाश में था, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात जैसे कई बार जैसे ऐसा होता है कि सर आवाज़ में दिक्कत है, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है, तो मेरी भी पिछली जो क्लास थी उसमें 2-3 क्वेश्चन में आप डाउट बता रहे थे, तो हम डाउट लिखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम डाउट्स लिखते हैं और बराबर नोट कर रहे हैं। मैडम को भी मैंने बोला कि आप जो है डाउट्स नोट कीजिए। अपने को एक क्लास एक्स्ट्रा देनी है, चाहे एक्स्ट्रा देनी है या फिर किसी क्लास में अपन पहले एक साथ में क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 के डाउट्स बता देंगे। डाउट्स क्यों होते हैं आपके? डाउट्स इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने ये व्यक्तिगत देखा है कि मैडम निश्चित रूप से ऑथेंटिक किताबों से उठा रहे हैं क्वेश्चंस और वहीं से पढ़ रहे हैं, तो डाटा जो पढ़ रहे हैं उसमें तो गलती हो नहीं सकती। गाइडों वाले डाटा में गलती हो सकती है, लेकिन मैडम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम ऑथेंटिक किताबों से पढ़ रहे हैं। नंबर 1, फिर भी अगर कई बार कोई छोटी मोटी त्रुटि होती है तो उसके पीछे एक ही रीजन होता है। वो रीजन क्या होता है कि ध्यान चूक जाता है। कैसे चूक जाता है? मोबाइल हमारे पास रखा होता है, एकदम से मोबाइल रखा होता है, लगातार कॉल्स आते हैं। कई बार तो स्टूडेंट्स मुझे परेशान कर लेते हैं, एक कॉल किया, 2 किया, 3 किया, नहीं उठा रहा, समझ जाना चाहिए सर बिजी हैं। तो उसी तरह से कई बार कॉल्स ज्यादा आते हैं तो ध्यान डाइवर्ट होता है, इस चक्कर में सी की जगह बी बता दिया, ऐसा हो जाता है। तो आप निश्चिंत रहें, बराबर हम पेनी नजर से आप पर नजर रख रहे हैं कि कहां कौन सी कोई त्रुटि न रह जाए। अच्छे प्रश्न आपके लिए संकलित करें और आज की जो अधिगम का जो टेस्ट होने वाला है वो भी मूल्यांकन करेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो यकीनन मानिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। ये टेस्ट मुझे 2 दिन पहले देना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे भी काफी टेक्निकल कारण थे, इस कारण से मैं नहीं दे सका। खैर, आज हम आगे बढ़ेंगे, समय नष्ट नहीं करूंगा, आपका समय बहुत कीमती है। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस परिवार को कोशिश कीजिए कि ईमानदारी से, अभी तक भी 5 से 7% स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें। इसमें निश्चित रूप से हमें एक मजबूती मिलती है और मैं और भी बेस्ट आपके लिए कर पाऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और लाइक तो आते और जाते दोनों समय, जो लेट आते हैं वो भी करें और जो जा रहे हैं वो भी करें। अब मैं रुकूंगा नहीं, चलूंगा, बढ़ूंगा, गिरूंगा लेकिन फिर उठूंगा, फिर चलूंगा, ये आप लोगों के लिए है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं और वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पियाजे, आप पियाजे का नाम सुनते हैं, पियाजे संज्ञानात्मक विकास, है ना? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है वो कौन सी है? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रिय अवस्था है, मूर्त संक्रिय अवस्था है या संवेदनात्मक गामक अवस्था है? मैं नहीं समझता कि आप इसका उत्तर गलत देंगे। क्यों पूछा इसने? द्वितीय अवस्था पूछा। द्वितीय पूछा तो पूर्व होगी या नहीं होगी? बोला पूर्व होगी या नहीं होगी? प्राथमिक होगी भाई। पूर्व संक्रियात्मक प्राथमिक होती है, द्वितीय होती है, तो द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया जाता है। क्या अब ये जो डाउट्स हैं, आज मैं 5 क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन मार्क करूंगा कि देखते हैं आपको डाउट्स वास्तव में नजर आता है नहीं। एक क्वेश्चन में डाउट है, मुझे खुद को है, और मैं उसका उत्तर भी बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार से क्या मानना चाहिए। 2-3 प्रश्न मैंने जानबूझ के इस प्रकार से लिए हैं, जिनमें एक में बताऊंगा कि इसमें 2 आंसर हैं, एक में बताऊंगा कि अगर ये ऑप्शन नहीं होता, मान लो वहां पे स्किनर ऑप्शन नहीं होता, तो फिर कौन सा सही होता। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ चीजें आपको आज जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर मैंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या आपको इसमें डाउट है या नहीं है? मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होगा। खैर, देखेंगे। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जो है वो क्या है, बताओ। देखें, अधिगम, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण होता है। भाई, मानव जो मनुष्य जो अधिगम सीखता है वो किसी उद्देश्य से पूर्ण होता है क्या? जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है अधिगम सीखने, सिद्ध करना चाहते हैं कि अधिगम जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है। यह तो नहीं था। एक स्वतंत्र क्रिया है क्या? अधिगम एक स्वतंत्र क्रिया है क्या? या समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण? इनमें से कौन सी बात कहते हैं कोहलर? तो कोहलर कहते हैं ये, क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम ही क्या था? समग्रतावाद था।
क्या था? समग्रता। दूसरी एक चीज है, इस सेंटेंस को पढ़ो, समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण, यानी हर प्रकार की परिस्थिति में सीखना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो निश्चित रूप से इसका देखते ही उत्तर आपको मिल जाएगा। दर्पण चित्र, आपने सुना होगा दर्पण चित्र दर्पण चित्र परीक्षण, ये एक परीक्षण होता है। ये किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं जहां तक समझता हूं ये पेपर में आने लायक प्रश्न है। बताओ देखें तो ये किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को, या अधिगम की गति को? ये आपको बताना है। तो आपने अब तक उत्तर दे दिया होगा। अधिगम की गति को जब नापा जाता है तो दर्पण चित्र का प्रयोग किया जाता है, दर्पण चित्र परीक्षण किया जाता है। और दर्पण चित्र परीक्षण जो है ना, मोस्टली किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वो भी ध्यान रखना, प्रयास व त्रुटि सिद्धांत। किससे? प्रयास व त्रुटि सिद्धांत। कई बार ऐसा गड़बड़ होता है। हां, ये किससे संबंध है? प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, ठीक है, इस सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीखी गई बात, कोई बात आपने सीख रखी है, उसको धारण और फिर उसको क्या करो? पुनः स्मरण करने में असफल होना, ये क्या है? ये धारणा है, ये स्मरण है, विस्मरण है, या चिंतन में? ये किसमें शामिल होती है? सीखी हुई बात को धारण और फिर पुनः स्मरण करने में असफल अगर आप हो रहे हो, यही आपके साथ तो हो रहा है। मैं तो यही समझता हूं, यही आपके साथ हो रहा है कि आप कोई बात सीख जाते हो और उसको फिर याद करने का जब प्रयास करते हो तो आपको याद नहीं आती। ये क्या है? ये विस्मरण है। और किसका विस्मरण है? ये एक तरह से मैं तो कहता हूं मन का विस्मरण है। किसका विस्मरण है? मन का विस्मरण है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? ये एक याद रखना कि पेपर में जब प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से मनोविज्ञानी नहीं है, यहां फोकस करना। दूसरी बात, एक बात और मैं आपको कुछ चीजें बता देनी चाहिए। खैर पहले आप इसका उत्तर दीजिए फिर बताता हूं। जे.एस. ब्रूनर, आई.वी. पावलोव, ई.एल. थॉर्नडाइक और बी.एफ. स्किनर, ये 5 हैं। बताओ देखिए इसमें से कौन है? ब्रूनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। इतने में तो आपने उत्तर दे भी दिया होगा, मैं जानता हूं। देखिए इसका उत्तर आपने ये दिया होगा संज्ञा। क्यों ब्रूनर ही इसका उत्तर? क्यों? क्योंकि ब्रूनर को संज्ञानवादी या फिर निर्मितवादी, यही सुना है आपने, यही पढ़ा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा। संज्ञानवादी, निर्मितवादी ये कहा जाता है, ठीक है। बाकी तीनों क्या है? व्यवहारवादी है। एक चीज और बता दूं, मैं आपसे कह रहा था 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 100 क्वेश्चन में एक बात याद रखना, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं एक ही बात कहता हूं, और मेरे ग्रेड 3 में जो पढ़े हुए हैं बच्चे उनको सब अच्छी तरह से पता है। ये 10 से 15 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से टफ आएंगे, जिनको कहता हूं ये 10 से 15 हाबू होते हैं। और आप लोग जब इनको अटेंड करने का प्रयास करते हो तो आप पीछे जो होते हैं 85 से 90 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आप कम से कम 15 क्वेश्चन खराब कर देते हो। तो आप ये याद रखें, आपकी अटेंडिंग जो है एक्यूरेसी के साथ में, बहुत ही शानदार तरीके के साथ में, मतलब 85 से 90 होनी चाहिए और इतनी सॉलिड होनी चाहिए ये अटेंडिंग कि इनमें से गलती के चांसेस नहीं रहे। आपको लगे कि ये बिल्कुल मुझे नहीं आता है, तुक्का मत मारना। एकदम बिल्कुल नहीं आता उसको तुक्का बिल्कुल भी मत मारना। ये बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन या स्वतः आपूर्ति? तो देखते ही दिमाग में उत्तर आ गया होगा, क्योंकि ये जब चीज आपके दिमाग में आती है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, तो आपके दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, वो आता है स्किनर। और स्किनर जब शब्द में आता है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? पुनर्बलन आना ही आना चाहिए, ठीक है। एल्बर्ट बांडूरा जब आ गया, बांडूरा जो बोलते हैं, बांडूरा कहीं बांडूरा जो भी है, ये आप जानते हैं ये की है, निम्न में से किससे संबंधित है? बांडूरा शब्द आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या आना चाहिए? बांडूरा आ गया मतलब सामाजिक अधिगम सिद्धांत आ गया। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है? इन 4 बातें लिखी हुई अधिगम के संबंध में, एक गलत है, वो बताओ मुझे कौन सी गलत है।
अब ये देखो जैसे ये कॉल्स आते हैं ना, तो इससे क्या डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, तो सर आप इसको एरोप्लेन मोड पे रख दिया करो, वो भी नहीं रख सकते ना, मजबूरियां कई होती है। खैर, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, पहला सेंटेंस ये है। दूसरा है अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। क्या वास्तव में अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है? क्या समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है और अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है? बताओ, देखें इसका क्या उत्तर होगा। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। देखो ये सत्य नहीं। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। अरे भैया, जो परिपक्वता है ना, परिपक्वता तो अधिगम का आधार मानी जाती है। परिपक्वता ही तो अधिगम का आधार है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता? ये तो बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो पावलोव के प्रयोग में यूसीएस क्या है? यूसीएस क्या है? अब आप आगे इस तरह से शॉर्ट फॉर्म और भी आएगी, तो आपको ये जो अनुबंधित प्रक्रिया, अनुबंधन है ना, उद्दीपन, अनुबंधित उद्दीपक प्रक्रिया, इस प्रकार से जो, तो उनको आप क्या कहते हैं, उसे दिमाग से कई बार स्लिप हो जाता है। हाँ, तो उनको आपको ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये भी थोड़ा दिमाग में रखना। कई बार फिर हम सोचते रह जाते हैं कि यूसीएस है क्या, है ना। तो पढ़ते टाइम ये जरूर याद रखो कि आप छोटी मोटी चीजें होती हैं उनको थोड़ा दिमाग में रखो ही रखो। और रफ कॉपी में, मतलब जो भी आपके पास जो बुक होती है उसमें आप देखो कि क्या है ये चीज क्या है। ठीक है, एक आगे क्वेश्चन आएगा, शायद मैंने एक बार रीड किया था, ZP, अभी आएगा तब पता चलेगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है क्या? कौन सा अनुकूलित अनुबंधित प्रक्रिया है, कौन सा उद्दीप्त अनुक्रिया है, ये जो चीजें चलती है इनको विशेष याद रखना पड़ेगा आपको। सब ये तो याद रहता है कि हाँ भाई सबसे पहले क्या हुआ, घंटी बजी, फिर आया, भोजन दिया, फिर घंटी बजी, फिर आया, फिर भोजन दिया, उसके बाद घंटी बजी, भोजन नहीं दिया, फिर भी लार टपकी। समझ रहे हो? वो जो धीरे धीरे जो बार बार प्रैक्टिस की जाती है वो चीजें सारी पता है। लेकिन आपको ये पावलोव के प्रयोग में यूसीएस क्या है, जैसे ही मैं उत्तर बताऊंगा आपको तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यूसीएस जो क्या है। बस ये आप ध्यान रखें। अब यूसीएस का मतलब घंटी, लार, कुत्ता, इन संबंध चारों का है। यूसीएस का मतलब होता है ये भोजन। अब जैसे ही मैंने भोजन बोला, अब आपको दिमाग में पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, और आप तुरंत मुझे बता दोगे कि मैं बात कर रहा हूं मूल उद्दीपक की। किसकी बात कर रहा हूं? मूल उद्दीपक। यानी ये यूसीएस क्या है? मूल उद्दीपक है। बस समझ रहे हो बात? अब मैं कोई भगवान थोड़ी हूं भाई, मुझे आपको पढ़ाना है और मुझे लगता है कि ये चीज इनको याद होनी चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि 100 स्टूडेंट अगर क्लास देखते हैं उसमें से 10 बहुत जल्दी पकड़ करते हैं, 90 में फिर डिवाइड करेंगे, 50 का अलग रहेगा। लेकिन 10 से 20% ऐसे स्टूडेंट भी है जो थोड़ा सा आईक्यू लेवल उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है पढ़ने की। सिलेक्शन अलग मैटर है, पढ़ने की जरूरत कम पढ़ना और ज्यादा पढ़ना ये अलग मैटर है। तो यूसीएस क्या है? मूल उद्दीपक है, याद रखें। ठीक है, अब आप इसको देखें कि ये मूल उद्दीपक है। जो मूल नहीं है उस उद्दीपक को क्या कहा जाता होगा अंग्रेजी में? कल को पूछ रहे निम्न में से मूल उद्दीपक नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, इसलिए मैं कुछ प्रश्नों पर ज्यादा जोर देता हूं। प्राचीन अनुबंध खोजा गया था, किसने खोजा था? सबसे पहले प्राचीन अनुबंध जो खोजा गया था वो किसने खोजा था? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर हल? बताओ, देखें किसने खोजा था, जल्दी बताओ। प्राचीन शब्द आते ही आपके दिमाग में यूं चलना चाहिए कि प्राचीन पावलोव। क्या चलना चाहिए? प्राचीन पावलोव। तो इसका उत्तर क्या होगा? पावलोव। पावलोव ने ही प्राचीन अनुबंध को खोजा था। पारितोषिक जो हम उपहार देते हैं, कुछ अच्छा करने पे कुछ गिफ्ट देते हैं, है ना, भेंट देते हैं, पारितोषिक तथा दंड के मध्य से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी पारितोषिक भी दिया जा रहा है और दंड के माध्यम से भी सिखाया जा रहा है। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं ये पूछ रहा है। हम आगे पढ़ेंगे धनात्मक, जो धनात्मक क्या कहते हैं, पुनर्बलन है, ठीक है, ऋणात्मक है, मिश्रित है, 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे। तीनों का ग्राफ कैसा है
ये भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये नहीं देखेंगे। हम ये पूछ रहे हैं प्रश्न में कि भाई ये जो पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ध्यान रखें ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है। फिर आता है ब्रूनर। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी विचार करने विधि मतलब कौन सी विधि जो है वो किशोरावस्था से संबंधित है? सक्रियता विधि, दृश्य प्रतिमा विधि, दृश्य विधि या फिर सांकेतिक विधि। ऑप्शन आपके सामने है और उत्तर भी आपके सामने है। मतलब ये पूछ रहा है किशोरावस्था से संबंधित, तो वहां उत्तर आएगा सांकेतिक विधि। कौन सा उत्तर आएगा? सांकेतिक विधि। अगर ये आपने ये ऑब्जेक्टिव पढ़ रखे हैं तो आपको याद आएगा, ये पिछले एग्जाम से उठाए हुए ऑब्जेक्टिव है। और जीके में भी जो है मैं आपको बता दूं, जो जीके की सीरीज चल रही है उसमें कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप राजस्थान का करवा रहे हो, और नीचे कमेंट कर रहे हैं मैडम प्लीज आप हमें इंडिया और वर्ल्ड का भी जो है वो जीके करवा देना। तो टेलीग्राम पर शेड्यूल दिया हुआ है, पूरा सिलेबस करवाने का बोला हुआ है, तो पूरा सिलेबस करवाएंगे। कुछ टॉपिक में आपको क्लास थोड़ी हल्की नजर आएगी। नजर क्यों आएगी? जहां टफ टॉपिक होगा वहां थोड़ी हल्की नजर आएगी। कुछ टॉपिक में क्लास बहुत जबरदस्त नजर आएगी, कुछ में औसत नजर आएगी। ये आपके पढ़ने की स्किल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि 50% बच्चे क्या है बिना पढ़े पेपर देने आते हैं और फिर मजा नहीं आया। मजा यहाँ पे कोई आपको जो है आदि पुरुष नहीं दिखाई जा रही है ना, और उसमें तो मजा आने का ही नहीं। यहाँ कोई पुष्पा 2 नहीं चल रही है, यहाँ कोई RRR एंड कोई मूवी नहीं चल रही है जो आपको मजा आए। ये पढ़ना है, और पढ़ना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। आपको टॉपिक जो दिया हुआ वो पहले पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने शेड्यूल टेलीग्राम पे दे दिया था। मेरा पढ़ाने का तरीका भी अलग है, वो आप पूरा पढ़ के और यहाँ आप अपना मूल्यांकन करो लाइव में, तो आपको इस क्लासेस का फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन अजीब से आते हैं, हमें भी लगते हैं कि यार ये अजीब से हैं, लेकिन बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि यार ये आ सकता है, कल को आ गया तो बच्चों को फायदा हो जाए। समझ रहे हो? वरना सोचते नहीं सरल सरल प्रश्न ले, वो मेरे से तो पार नहीं पड़ती। इसलिए मैं प्रश्न तो अच्छे लाने के प्रयास करता हूं। और ग्रेड 3 में रीट मेंस में मतलब जो पैराग्राफ बताए थे, पैराग्राफ भी डिटो आए हुए हैं। तो संकलित करने का भी जो तरीका होता है। खैर, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च अधिगम की प्रविधि नहीं है? 3 उच्च अधिगम की प्रविधि है, एक उच्च अधिगम की प्रविधि नहीं है, और आप बताइए वो कौन सी है। तो देखते ही पता लग गया, और वो लग गया अनुवर्ग या ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का मतलब हो गया ये शिक्षक केंद्रित है। कैसी है? ये शिक्षक केंद्रित है, ये शिक्षक केंद्रित है बस। नेक्स्ट, अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में से संशोधन है। यह देखो इस परिभाषा एक पिछले में आई। अब देखो विचार गोष्ठी ये बच्चों से संबंधित है, विचार समिति बच्चों से संबंधित, सम्मेलन प्रविधि ये भी बच्चों से संबंधित है, लेकिन ट्यूटोरियल उच्च अधिगम शिक्षक केंद्रित है। अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है। मतलब आप जो अनुभव प्राप्त करते हैं, जो आप प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा जो आपके व्यवहार में संशोधन होता है वही क्या है? अधिगम है। अब ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है गेट्स एवं अन्य की। किसकी परिभाषा है ये? गेट्स एवं अन्य की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। 16 वर्ष की आयु जब आपकी हो जाती है, और आपकी सबकी हुई थी एक टाइम में, है ना, आप भी 16 वर्ष के हो गए थे, आपको बधाइयां दी गई थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, वही उसी की बात की जा रही है। उस समय मस्तिष्क का भार आपके कितना था? तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 1200 ग्राम से 1400 ग्राम, इतना बड़ा माथा है आपका। सोच के देखो, क्या इतना बड़ा माथा था क्या आपका? 1200 से 14। अच्छा, ये 16 वर्ष यानी कौन सा? किशोर। और किशोरावस्था में 1200 ग्राम का माथा दे दिया, यानी घरवालों से झगड़ा, है ना, तूफान और संघर्ष की अवस्था, है ना, अहम की अवस्था, जिसमें अपने आप को एक स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास करना। किशोरावस्था पढ़ी है ना, कितनी शानदार होती है। मतलब आपको लगता होगा अरे यार ये तो वास्तव में सच्चाई भी बोल रहा है। तो इसमें 1200 से 1400 ग्राम का माथा था। कितना था? 1200 ग्राम से 1400 ग्राम का जो है मस्तिष्क का भार होता है। आगे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? जो धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है आपको वो बताना है। बताओ, देखिए, पार्श्व है, क्रमिक है, क्षैतिज है और शून्य है। बताओ इनमें से कौन सा राइट होगा?
सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है, ये धनात्मक का नहीं है भाई। शून्य है, शून्य है इसका मतलब कोई चीज स्थिर है, तो फिर वो धनात्मक आगे बढ़ ही नहीं रही है। समझ के बाद आप, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण या सहायक नियम है? गौण या सहायक नियम है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। गौण या सहायक नियम है तो वो है मानसिक वृत्ति, क्योंकि अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, ये तीनों तो इनके मुख्य हैं। ये क्या है मुख्य? आप खुद कहोगे सर प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आप खुद लास्ट में कहोगे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। अभी तक तो शुरुआत हुई है, 17 क्वेश्चन हुए हैं, 75 के करीब प्लस क्वेश्चन है शायद। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव भी मुख्य है, लेकिन मानसिक वृत्ति जो है गौण नियमों में शामिल किया गया है। ठोस वस्तु, अब सबसे पहले ठोस का भी पता होना चाहिए कि भाई यहां पर अधिगम में ठोस का अर्थ क्या लिया जा रहा है। ठीक है, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? संवेदी पेशी अवस्था, प्रासंक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बताओ, देखें यहां पर तो उसका उत्तर क्या होगा? देखो, संवेदी पेशी ये नहीं होता, ये भी नहीं होता। उत्तर इन दो में से है और आपको बताना इन दो में से कौन सा है। बताओ, देखें कौन सा इन दो में से। ये बता दिया मतलब आपको वास्तव में आपने तैयारी करके आए हो, है ना। देखो, इसका उत्तर होगा मूर्त। अब मैं इस बात कर रहा था ठोस। ठोस का यहां क्या मतलब है? ठोस का यहां मतलब है मूर्त चिंतन। यहां अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, यहां ठोस वस्तु मतलब मूर्त चिंतन, वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप। ठीक है ना। आइए, ऐसे प्रश्न मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन पेपर में बहुत कम आते हैं, इसलिए एक दो ही प्रश्न डालें। यहां कुछ अवधारणाएं दे रखी है, आप देखिए, संज्ञानवादी अवधारणा और इसके प्रवर्तक। आपको बताना है कि कौन सा। अभिग्राही अधिगम किसका है? सतही एवं गहन अपागम किसका है? स्वनियमित अधिगम किसका है? विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम किसका है? बहुत इजी है और आपको बताना भी है। बताओ, देखें, बताओ बताओ बताओ। देखो, बहुत इजी है। अभिग्राही किसका है? आसुबेल का। अ से मिलान करना, अभिग्राही आसुबेल, अभिग्राही आसुबेल। सतही एवं गहन फेरेंस मर्टन, है ना। तो आसुबेल ये सतही वाला हो गया, फेरेंस एंड मर्टन, है ना। ठीक है, और फिर हो गया स्वनियमित, ये हो गया आपके बैरी जिमरमैन। और विकासवादी का मतलब आपको पता है संज्ञानवादी। संज्ञान सब दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में आ गया 2, तो उत्तर हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है, ये हो गया आपका इसका उत्तर। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। देखो, बहुत अच्छी परिभाषा है। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? ये जो कथन है किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? बताओ। व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य या भावात्मक परिप्रेक्ष्य? इन चारों में से आप एक उत्तर है, हम जानते हैं वो क्या होगा, तो बताइए। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये इसका रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। ठीक है ना। अधिगम वक्र जो होते हैं कितने प्रकार का होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। कई बार हम इसमें भी गच्चा खा जाते हैं। उत्तर दे दिया होगा आपने 3। अब ये जो 3 होते हैं वो आप जानते हैं कौन से होते हैं? एक होता है धनात्मक, ठीक है, एक होता है ऋणात्मक, ठीक है, और एक होता है मिश्रित। ये 3 होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बोला गुरुजी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक, है ना, फिर बात करेंगे ऋणात्मक, और ये बात करेंगे मिश्रित। तो ये 3 प्रकार के जो होते हैं। अब इन तीनों की आकृति देखकर भी आपसे पूछते हैं। देखो, धनात्मक इस तरह जाता है, आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। ऋणात्मक होता है वो इस तरह से जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। और जो मिश्रित होता है वो इस तरह से जाता है।
समझ गए? तो आपको आकृति देखकर भी अगर पूछ ले कि कौन सा धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, कौन सा मिश्रित है, तो धनात्मक, ऋणात्मक और मिश्रित ये तीनों का ये ग्राफ होता है। आपने देखा भी होगा, मैं कोई ऐसी विशेष चीज नहीं बता रहा जो आपकी किताबों में नहीं हो। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? तो आप जानते हैं कि धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है, तो प्रशंसा हो गया, गुण विवेचना, पुरस्कार, ये सब धनात्मक। दंड क्या है? ये ऋणात्मक है। क्या हो गया? ये ऋणात्मक होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। अनुकूलन के द्वारा जब सीखा जाता है तो अनुकूलन के द्वारा सीखना, डैश 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 के द्वारा सीखना, संज्ञान, साहचर्य, अवलोकन या फिर मॉडलिंग, बताइए। देखें तो इसका उत्तर आपने दे दिया, पक्का दे दिया। और ये साहचर्य, लेकिन आपको ये अगर पता है कि ये साहचर्य किस सिद्धांत पर आधारित है तो मजा आ जाए। पावलोव के, याद है ना, पावलोव का संबंध, मतलब पावलोव का जो अनुबंधन है वो साहचर्य सिद्धांत। तो इससे क्या होता है, एक एक चीज अटैच करके चल पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है। तो डिस्कवरी लर्निंग, ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ था। पहली बार आरपीएससी ने इसका उत्तर माना था ब्रूनर। क्या माना था? ब्रूनर। फिर अब जब बात आती है कि भाई ये वास्तव में ब्रूनर की है या फिर हमने सर दोनों पढ़ रखी है, तो देखो मैं बताता हूं। ये ब्रूनर ने निश्चित रूप से लिखी है, गलत नहीं है, लेकिन इसी सेम नाम से आसुवेल ने भी लिखी है। तो इसके उत्तर क्या हो जाना चाहिए? दोनों हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए और आसुवेल, ये दोनों हो जाना चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डिलीट होगा, तो डिलीट हो गया होगा फाइनल, क्यों? हम तो पहले की के आधार पर आंसर बना लेते हैं। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको किसी सिद्धांत की ओर ले जाती है। तो आप अपनी गलतियों से अगर सीख रहे हो तो ये अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है, मुझे तो बस इतना सा बता दो। और आपको देखते पहले प्रयास फिर त्रुटि, ये सिद्धांत पर आधारित, किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयास और त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आइए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक है। इससे सरल क्वेश्चन मनोविज्ञान में आएगा ही नहीं, और आपने इसका उत्तर दे दिया होगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे जिन्होंने ये विकास की, मैं एक प्रश्न और बना देता हूं, विकास की अवस्थाएं बताई है। मुझे तो आप इतना बता दो, इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, बस इतना बता दोगे तो समझ जाऊंगा कि आपको आता है। बताओ। तो विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं मानी। कितनी? 4 अवस्था मानी है। खास बात क्या है बताए? जीन पियाजे ने बुद्धि को अर्जित माना है। बुद्धि को क्या माना है? अर्जित माना है। तो ये भी यहां पे एक बहुत अच्छा प्रश्न निकल पड़ता है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति आती है, तो उस समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया था? यानी समस्यात्मक परिस्थिति का सिद्धांत किसने दिया था? आप तो यूं याद रख लोगे तो भी पार पड़ जाएगी आपकी। तो ठीक है ना, तो बताओ देखें किसने दिया था। पहले समस्या आएगी फिर उसका सॉल्यूशन होगा। हमें मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज समझ में नहीं आती, रोड़ा ये है, मैं बताता हूं। तो आप मुझे बताओ, ये समस्या मतलब पहले समस्या आएगी तो फिर उसका समाधान ढूंढेंगे, ये किसने कहा था? ये कहा था कोहलर। कोहलर ने 2 बार इसका प्रयास किया था, सबसे पहले 1913 और एक बार 1918। 13 में आपको पता है चिंपांजी वाला प्रयोग जो है वो यहीं पर होता है, चिंपांजी 2 छड़ी वगैरह है ना। और जो 1918 में ये करते हैं, भाई यूं मान लीजिए 2 छड़ी के माध्यम से, ठीक है। और 1902 छड़ी क्यों सर? 2 छड़ी, एक छड़ी पहुंचती नहीं है, 2 छड़ी है, उनको बांध कर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। 1918 में 2 बॉक्स के माध्यम से ये दोनों प्रयोग कोहलर ने ही किए थे। अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है क्या? अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है या नहीं है? देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है क्या? बस ये बताओ। और सभी विकल्प जो है वो सही है क्या? तो देखो आप सोच के देखो, आपको पता लगेगा। अधिगम से हमारे व्यवहार में, अभी हम पढ़ के आए हैं, संशोधन होता है। हम जो प्रशिक्षण से अधिगम मतलब सीखते हैं, जो संशोधन करते हैं, वही तो अधिगम। ये जीवन पर्यंत चलता है। सीखना तो जीवन पर्यंत चलता ही चलता है, आप जानते हैं। और हम सीखते हैं तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सीखते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषताएं हैं।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं। कौन सी? एक संगठन तथा अनुकूलन, सूचना प्रक्रिया तथा संतुलन, स्कीमा तथा पैटर्न, या कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। अब इसका आपको उत्तर देना है। बताओ देखें इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा संगठन एवं अनुकूलन, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्या था कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं, तो वो कौन कौन सी है? तो एक तो है संगठन तथा अनुकूलन, है ना। मतलब ये हो गया भाई, संगठन यानी बौद्धिक संरचना, जो बौद्धिक संरचना होती है ना, बौद्धिक संरचना से समन्वित रूप को ही क्या कहा गया है? संगठन कहा गया है। ठीक है। निम्न में से क्या लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से, भाई क्षेत्र, जो लेनिन का क्षेत्र सिद्धांत है, लेनिन है ना का जो क्षेत्र सिद्धांत है, पहले तो याद रखना लेनिन का क्षेत्र सिद्धांत है, से संबंधित है? जीवन स्पेस, वेक्टर बैलेंस, टोपोलॉजी, या सभी विकल्प सही है? बताओ देखें इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसमें ये प्रश्न वास्तव में टफ है। क्यों टफ है मैं बताता हूं। क्योंकि इसमें जीवन स्पेस का नहीं पता अपने को कि भाई जीवन स्पेस से यहां क्या तात्पर्य मनोविज्ञान में, पता होना जरूरी है। भाई इसमें यूं होता है कि मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिसके प्रति अनुक्रिया की जाती है वही जीवन स्पेस कहलाता है। क्या क्या होता है यहां पे? मनोवैज्ञानिक जो वातावरण होता है ना, मनोवैज्ञानिक वातावरण में की जाने वाली अनुक्रिया होती है जीवन स्पेस। मैं कुछ गलत नहीं बता रहा, एकदम सही बता रहा हूं। अब बात आती है वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर, आप मानो वेक्टर, तो ये क्या है? एक तरह से आकर्षण या विकर्षण, उसी को वेक्टर कहा गया है या नहीं कहा गया है। जब बात आती है वैलेंस की, है ना, तो वैलेंस को हम लेते हैं कि वे निश्चित दिशा में, चाहे दिशा कोई सी भी हो, लेकिन निश्चित दिशा में जिसके प्रति अनुक्रिया की जाती है वो वैलेंस कहलाता है। जिसके प्रति अनुक्रिया। अब बात आती है टोपोलॉजी। तो अब टोपोलॉजी क्या है? समस्थिति अनुक्रिया। समस्थिति अनुक्रिया। अब ऐसी लैंग्वेज जहां आती है ना, तो ऐसे प्रश्न छोड़ने लायक होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो ऐसे प्रश्न छोड़ने लायक होते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से हमें इन शब्दों का अर्थ ही नहीं पता होता, और नहीं पता होता तो छोड़ दो। 10 से 15% पेपर छोड़ने लायक ही आता है, क्योंकि कभी भी कट ऑफ जो है वो 80% से ऊपर नहीं जाती है। देखो ईमानदारी से तो मैं यूं मान सकता हूं, मैं तो ये मानता हूं। ठीक है, चलिए थॉर्नडाइक के अनुसार, और देखो आप 100 प्रश्न या 75 प्रश्न यहाँ हल करते हो, उसमें से अगर आपके 5-7 गलत हो जाते हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं है। हमेशा नेगेटिव मत हो किसी चीज को लेकर, सकारात्मक रहो कि चलो यार 4-5 प्रश्न तो मुझे नहीं आते तो और किसी को थोड़ी आते होंगे, और ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो छोड़ने लायक ही तो होते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार, किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? अब सिंपल सा अभी हम पढ़ के आए हैं, आप जानते हैं अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये दोनों तो क्या है, मुख्य नियमों में शामिल होते हैं। तो अब मुझे बता दो, इतना इजी कोई आपसे पूछेगा क्या? अभी सेम ऐसा आप पढ़ के आए हो, तो इतना इजी कौन सा? सभी विकल्प सही है नहीं, और हम क्या करते हैं, गलती से ये कर देते हैं, लेकिन ये गलत उत्तर है, ये गलत है, ये गलत है। सही कौन सा है? मनोवृत्ति का नियम। लेकिन हम लोग जहां उपयुक्त सभी देखते हैं वहां जल्दबाजी में उपयुक्त सभी कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है? आत्मसात्करण एवं समष्टीकरण, संज्ञानात्मक कार्यविधि और संगठन। बताओ इसमें से क्या शामिल होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मैंने ज्यादा विशेष नहीं बताया। जिसने पढ़ रखा है उसको पता है, जिसने अधिगम टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है उसको पता है। अधिगम का जो प्रयास है त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? तत्परता, अभ्यास, उद्दीपन या प्रभाव। ये बहुत बढ़िया है। देखो आप जानते हैं
ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों मुख्य नियम है। ये क्या तीनों मुख्य नियम, ये कोई नियम थोड़ी है, उद्दीपन कोई नियम थोड़ी है। नेक्स्ट, सीखने व प्रयास त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इससे सिंपल क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले तो मजा आ जाए, है ना। बताओ देखें, ब्रूनर, स्किनर, वाइगोत्स्की या थॉर्नडाइक, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक 1898। क्या ये सही बता रहा हूं सन में? बताओ देखें, थॉर्नडाइक 1898। इस प्रयास व त्रुटि सिद्धांत को क्या एसआर थ्योरी बोलते हैं क्या? बताओ देखें, क्या इसे एसआर थ्योरी बोलते हैं क्या? क्या इसे संबंधवाद बोलते हैं क्या? देखो बताना आपको ही पड़ेगा, मैं थोड़ी बताऊंगा। एसआर थ्योरी बोलते हैं क्या, संबंधवाद बोलते हैं क्या, या फिर इसे संयोजनवाद बोलते हैं क्या? नाम आपको ही पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता होगा, है ना। या इसे आवृत्तिवाद या आवृत्ति का नियम के नाम से भी जाना जाता है या नहीं जाना जाता है? बताओ देखें। ये हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, सही बताया मैंने। परिपक्वता की विशेषता क्या है? एक स्वचालित प्रक्रिया या एक वृद्धि की पूर्णता या अधिगम का आधार या उपरोक्त सभी? परिपक्वता की विशेषता आपको बतानी है। बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लूंगा। बताओ देखें, परिपक्वता का मतलब समझते हो क्या? सबसे पहले तो मैं अगर जहां तक मैं जितना समझता हूं वो बता रहा हूं। परिपक्वता का मतलब होता है शारीरिक कुशलता, शारीरिक कुशलता, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। यानी और परिपक्वता जो होती है वो स्वचालित होती है और आंतरिक, ये भी होता है। अब आपको विशेषता क्या है? वृद्धि की पूर्णता, इसमें वृद्धि की पूर्णता होती है। और ये सिद्धांत, ये बात समर्थन कौन करता है? गैसेल। कौन करता है वृद्धि की पूर्णता का समर्थन? कौन करता है? गैसेल। निकटस्थ विकास का श्रेय, जेपीडी, ये है वो, मैंने कह रहा था ना कुछ आएगा शॉर्ट फॉर्म। जेपीडी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये मुझे प्रश्न टफ लगा, मैं हटाने वाला था लेकिन मैंने रखा और इसके पीछे कारण है। तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मुझे तो इतना सा बताना है, बताओ देखिए। तो ये अवधारणा दी थी वाइगोत्स्की ने। किसने दी थी ये? वाइगोत्स्की ने। अच्छा, ये क्या है जेपीडी? जेपीडी की अवधारणा में मतलब ये कहना चाहता है कि जो बालक होता है वो माता, पिता या सहयोगी से ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने में किसी न किसी का क्या लेता है? सहयोग लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? पियाजे का संज्ञानात्मक संरचनावाद, ब्रेसफोर्ड का एंकर्ड अनुदेशन, स्किनर का व्यवहारवाद या फिर वाइगोत्स्की का व्यक्ति रचनावाद? बताओ देखें, इसमें से एक उत्तर है। आपको देखते ही इसका उत्तर लग गया होगा ये। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक, बताओ आगे कौन सा शब्द आएगा? ये यही तो पता होना चाहिए। सामाजिक या निर्मितिवादी, व्यक्तिगत रचनावादियों में शामिल नहीं होते। व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? बहुत इजी प्रश्न है, आपको नॉर्मल बताना है। ये यहां कुर्ट लेविन है, गलत लिखा हुआ था, कुर्ट लेविन। ब्रॉन, फैन ब्रेनर, बीएफ स्किनर, टॉलमैन। बताओ देखिए, कुर्ट लेविन है या नहीं है? बिल्कुल। व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? कुर्ट लेविन ने दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? एक पक्षीय, द्विपक्षीय, लंबात्मक या बहुपक्षीय? तो क्या अधिगम स्थान एक प्रकार नहीं, एक प्रकार नहीं, ये कोई प्रकार नहीं है। बहुपक्षीय कोई प्रकार नहीं, बाकी तीनों प्रकार है।
सीखने की प्रक्रिया का क्रम बता सकते हो तो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखते ही पता लग जाता है। सीखने की प्रक्रिया का क्रम, और देखो सबसे पहले 1 नंबर, ठीक है, फिर अनुक्रिया करेगा, फिर आएगी बाधा, ठीक है, फिर वो सफल प्रयास करेगा और फिर उसको मिल जाएगा लक्ष्य। तो CADB, CEADB कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? मैडम जैसे बोलते हैं गांधारी मोड, है ना, यही होता है क्या गांधारी मोड, है ना? तो आनंद लेके पढ़ना चाहिए। हम भी जानते हैं कि बीच में बोरिंग हो जाती है कई बार। आप टॉपिक भी जब क्लियर करते हो ना, जैसे मान लो आर्थिक समीक्षा आ गई, कुछ पढ़ने बैठे तो आपको भी लगता है अरे कैसे पार पड़ेगी, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन अपने पास ऑप्शन क्या है कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। रो के पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो, मगर पढ़ना तो पड़ेगा। तो फिर हंस के भी पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं कि कितनी मुश्किल होती है। अब जैसे आज मैं क्यों आया अभी एकदम से क्लास लेने, वो इसलिए आया कि कमेंट देखा कि सर को भी बीच बीच में क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमें ज़रूरत है। फिर मैंने सोचा देखो, आप यूँ माने मैडम की जो जीके क्लास होती है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैं बराबर पेपर वो तैयार करवाने में मैडम की पूरी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैडम नए हैं इस चैनल पे। जैसे ही वो पूर्ण रूप से एकदम वो कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो मैं भी फ्री हो जाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बढ़िया, ये 40 क्लासेस, अभी टाइम भी तो कम है ना, अपने पास गलती करने का मौका भी नहीं है, तो 40 क्लास तक मैडम का सहयोग कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैडम थ्योरिकल क्लासेस में आएंगे, जो RAS है, जो SI है, जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, उसके जो थ्योरिकल जीके करवाएंगे, क्रमबद्ध टॉपिक से करवाएंगे, इसी तरह से मैं आपको शेड्यूल दूंगा। तब उस वक्त मैडम अपने आप हिसाब से करवाएंगे और बहुत बढ़िया व्याख्या करके बताएंगे कि आपको क्लास का क्लास में याद हो जाए और उसी के अकॉर्डिंग पेपर में आए। तो बताओ देखें, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? बताओ देखें। तो देखो ये कह रहा है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। अधिगम में एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है, राइट बात है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन करता है, यहां गलत है। नवीन ज्ञान के साथ वो पूर्ण ज्ञान से भी तो उसका भी तो अर्जन करता है। तो आपको इसमें ये होना चाहिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर, अंतर्दृष्टि लेविन, मानवतावादी कोहलर, संज्ञानवादी मैस्लो। आपको पता लग गया होगा कि कहाँ प्याजे आएगा, कहाँ ब्रूनर आएगा कि नहीं आएगा, कॉफका आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता चल गया कि ये एकदम सही है। स्किनर का जो अनुबंधन सिद्धांत है वो निश्चित रूप से एकदम सही है ना। और ये किस पर आधारित है आप यूं मान लीजिए, तो आप ये भी देखो, अंतर्दृष्टि किसका है? ब्रूनर का है क्या? पता चलना चाहिए। बाकी 3 का भी अगर नहीं पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं तो आपको यूं बता सकता हूं कि ये इनके प्रभाव के नियम पर आधारित है, और ये दिया कब था? तो ये दिया था 1938, ये सन आपको। तो मैंने एक चीज और बता दी, बाकी जिनको याद है उन्होंने तुरंत इसका उत्तर दे दिया। पुनर्बलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फीडबैक के संबंध में सकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को कम करता है, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है। नकारात्मक पुनर्बलन दंड के समान है। तो कुल मिला के कंफ्यूज करने वाला काम इसने किया है। बताओ देखें, तो इसमें से पूछ क्या रहा है ये समझ आना चाहिए। ये बढ़ाता है, सही बात है, अनुक्रिया को बढ़ाता है, ये भी सही बात है, नकारात्मक दंड के समान है, ये भी सही। लेकिन एक बात, ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है, तो या तो ये गलत है या ये गलत। लेकिन ये गलत है क्योंकि कम नहीं करता बल्कि क्या करता है? बढ़ाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि ये तो एकदम अपोजिट ही दे दिया ना इन्होंने। आज धूप तेज एवं असुखद है और आप धूप चश्मा लगा लेते हैं, ये किस में आता है? नकारात्मक या सकारात्मक में? तो ऑब्वियसली ये क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है, क्योंकि इससे आपको मतलब जो फीडबैक मिला है वो आपको तकलीफ हुई है उससे। स्वमूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा और मैंने आपको बता दिया। बताओ, स्वमूल्यांकन
किसके सिद्धांतों पर आधारित? तो ये है निर्माणवाद और ये बाल केंद्रित है। क्या है? बाल केंद्रित है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था के अंतर्गत आता है? किशोरावस्था किस में आती है? तो किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संवेद पेशीय पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? औपचारिक। और ये होती, इसकी एज क्या है? तो याद रखना 12 से 18, क्योंकि किशोर शब्द आते ही दिमाग में आ जाता है कि 12 से 11। अधिगम में तत्परता का जो नियम होता है ना, उसका अर्थ नहीं है। कौन सा अर्थ नहीं है? तत्परता के नियम का अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन, अधिगम हेतु पर्याप्त अभिप्रेरणा, अधिगम हेतु पर्याप्त योग्यता व रुचि, अधिगम के प्रति सुखद अनुभव। बताओ इनमें से एक गलत है। तो वो है अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन। अरे इसमें रुचि, इच्छा है ना, तो रुचि और इच्छा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो सुख, ठीक है, संतोष, ये इंपॉर्टेंट होती है, केवल ज्ञान का अर्जन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इनमें से एक ऐसा कार्य है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। बताओ देखें कौन सा? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में आकृतिकरण होती है, विलोपन होती है, पुनर्विलोपन, लेकिन अनुकरण थोड़ी होता है, वहां कॉपी पेस्ट थोड़ी होता है। छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूल धारणा किसकी है? बताओ देखें, ये मतलब ये मूल अवधारणा किससे संबंधित है? सक्रिय अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद कर रहे हैं, यानी बालक कैसे हैं? रचनात्मक हैं। बालक कैसे हैं? रचनात्मक हैं। कौन सा कथन गलत है वो बताओ? अधिगम समायोजन है क्या? अधिगम सार्वभौमिक है? अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है? सोच लो, देख लो, ठीक है। और अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। ये बात तो मेरे समझ आ गई, लेकिन एक चीज समझ नहीं आई। बताओ देखे, ये आंतरिक क्या हो गया? आंतरिक। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय नहीं बल्कि आंतरिक प्रेक्षणीय होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत छांटो। अधिगम का साइंस सिद्धांत टोलमैन का है क्या? क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन का है क्या? सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर का है क्या? प्रयास और त्रुटि थॉर्नडाइक का है क्या? तो आपको एक गलत छांटना है। बताओ देखें, प्रयत्न व त्रुटि नहीं, ये तो सही लग रहा है आपको, प्रयास है त्रुटि, तो बिल्कुल सर सही लग रहा है। तो फिर कौन सा है? सामाजिक जो है वो ब्रूनर का नहीं है, वो किसका है? बांडुरा का है। तो फिर ब्रूनर का कौन सा है? प्रश्न तो ये भी उठ सकता है कि ब्रूनर का कौन सा है। तो आपने ब्रूनर शब्द आते ही आपको संबंधवाद याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? संबंध, है ना, संबंधवाद, संरचना, संरचनावाद से भी इनका नाम जोड़ सकते हो। निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है, इनमें से प्राथमिक नियम कौन सा है? बताओ देखें। जो अभ्यास वगैरह पढ़ते हैं, तत्परता, प्रभाव, तो उसमें सबसे पहला आता है अभ्यास का नियम। यह भी ध्यान रखना। अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? बताओ देखें, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, है ना। तो देखो वहां आपने गलत उत्तर दिया था कि नहीं दिया था? कैसे? हमने सही दिया था। मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा दिमाग तेज रखना है। देखो बताता हूं, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसका था? पता चल गया ना? पीपीटी में डाल दूंगा अगर तुम लोग देखोगे तो, ठीक है। बताओ देखिए, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है वो तो दिया था कोहलर ने। कब दिया था? 1917। और जो कॉफका, ये समर्थक और थे, कॉफका और वर्दीमर। कॉफका और वर्दीमर जो हैं ये इसके समर्थक थे, ठीक है। वाइकोस्की जो है वो बालकों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? भाई बालकों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक, शारीरिक, अनुवांशिक
या फिर सामाजिक? बताओ देखें किसको मानते हैं इंपॉर्टेंट? तो जो वाइगोत्स्की है वो सामाजिक कारणों को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है। 56 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, किसके द्वारा? ये परिभाषा किसकी है? बहुत सिंपल है, ये परिभाषा है वुडवर्थ की। ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की परिभाषा है, ठीक है, विकास की प्रक्रिया है। स्कीमा का मतलब है, बताओ देखें, स्कीमा का मतलब है खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना और शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। बताओ देखें, तो स्कीमा क्या है? स्कीमा यानी लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। सूज द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको देखते ही पता लग गया होगा वो 3 नाम जो निश्चित रूप से यूं कह सकते हैं कि सूज द्वारा सीखने की जब बात आएगी तो उनका नाम सबसे पहले आएगा। और वो व्यक्ति कौन है? बताओ देखें, वर्दिमर कॉफका कोहलर हैं, कॉफका थॉर्नडाइक कोहलर हैं, कोहलर कॉफका एवं फ्राइड हैं, वर्दिमर फ्राइड या कोहलर हैं। ये प्रश्न भी अगर कोई गलत कर सकता है तो वो महान से महान है। सबसे पहले सूज द्वारा को मतलब समझ दो। सूज द्वारा का मतलब ये है समग्रता का सिद्धांत, ठीक है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्दिमर कॉफका और कोहलर। नेक्स्ट, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है कैसे? रटोगे तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी ज्ञान के स्थानांतरण से या अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से या उपरोक्त में से कोई नहीं। बस आपको सिंपल सा उत्तर बताना है। तो देखो, नवीन ज्ञान तो आपको रटने से थोड़ी मिलेगा, अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने का प्रयास करोगे तो नवीन ज्ञान मिलेगा। प्रेरणा प्रबलन रास सिद्धांत के जो हैं प्रदाता कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे और इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। बताओ देखें, हल, फ्राइड, मैस्लो और इनमें से कोई नहीं। बताओ देखें, तो इसका उत्तर हो जाएगा हल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्लार्क एल हल। प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं, 4 आयाम आपके सामने हैं। संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या उपरोक्त सभी। बताओ देखें कौन सा होगा? तो वो होगा उपरोक्त सभी, है ना। प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं और प्रभावशाली गेने नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 8 प्रकार के बताए हैं। गेने ने जो बताए हैं, गेने ने 8 प्रकार बताए हैं। आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्या है? सीखना है। ये कथन किसका है? मेरा सबसे फेवरेट क्रो एंड क्रो, जन्मावस्था से वृद्धावस्था तक, है ना, क्रो एंड क्रो। उसके बाद आता है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 3 बार ये प्रश्न आ गया, आपकी बार संख्या पूछ ली तो कितने हैं? 3 मुख्य नियम है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? बताओ देखें क्या है। अच्छा, इसका काल, मुझे समय बता दो, इसका समय कितना होता है? इतना तो कमेंट कर ही सकते हो। इसका समय होता है 2 से 7 वर्ष और इसका उत्तर होता है प्रतिमूर्ति निर्माण। क्या उत्तर होता है? प्रतिमूर्ति निर्माण। अधिगम के 2 प्रकार मुझे बता दो कौन से हैं? अधिगम के 2 प्रकार कौन से हैं? बता दो देखें। आगमन और निगमन। आगमन जो उदाहरण से नियम की ओर चलेगा। किस ओर चलेगा? उदाहरण से नियम की ओर चलेगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उदाहरण से जो नियम चलता है वही क्या चलता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, वो विशिष्ट से सामान्य। और निगमन इसका ठीक उल्टा हो जाता है। आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से, है ना। ये परिभाषा आपको किससे जोड़ती है? मतलब ये क्या कहना चाहता है कि आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर, यानी एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी देने वाले जो उपागम है वो कौन सा है? तो वो है व्यवहारवादी उपागम। कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम। देखो एक चीज बताता हूं, सीधे आपको कभी याद ना आए, लेकिन आप लिंक करके जब चीजें पढ़ोगे ना तो आपको निश्चित रूप से याद भी आएगा। पुनर्बलन का सिद्धांत, भाई अब सिंपल से क्वेश्चन कौन से नहीं आएंगे? पेपर में आएंगे,
और हम लोग 10-15 जो हाबू होंगे उनसे डर के पेपर खराब करके आएंगे, तो उनसे डरना नहीं है, आपको ऐसे प्रश्न सही करने हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है बताओ देखें। ये वो प्रश्न है जब मैंने आपको कहा था कि आगे आपको बताऊंगा कि ऑप्शन में ये नहीं हो तो क्या नहीं हो, तो इसका उत्तर होगा स्किनर। लेकिन अगर स्किनर ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में हल है तो फिर इसका उत्तर हल हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में आ गए तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, किसका परिणाम है? इस टाइप के क्वेश्चन बड़े कठिन होते हैं। अंतर्दृष्टि जो अधिगम है वो परिणाम है, वो किसका? उद्दीपन अनुक्रिया का, गैस्ट्रॉल प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यकरण का, या फिर पुनर्बलन का? बताओ देखें किसका परिणाम है। तो अंतर्दृष्टि का मतलब ही क्या हो गया? गैस्ट्रॉल्ट। ये चीजें अगर आप पकड़ने लग गए ना, प्रश्न में ऑब्जेक्ट्स ऑप्शंस खुद कहते हैं कि मैं उत्तर हूं, आपको पहचान करने की जरूरत है। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया? यानी इनमें से एक अवस्था ऐसी है जिसका वर्णन ब्रूनर ने नहीं किया। बताओ देखें वो कौन सी अवस्था है? क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल या प्रतीकात्मक? तो ये तीनों तो है बिल्कुल। इंद्रिय गतिकाल नाम की उन्होंने किसी अवस्था का वर्णन नहीं किया है। 69 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। देखो ये जो हमने इंद्रिय गतिकाल पढ़ा, तो इसमें ध्यान रखना, ये ब्रूनर ने कुल 3 अवस्थाएं 1960 में बताई थी। ठीक है, ये तीनों है ही हम अपने सामने, 1960 में 3 बताई थी। ठीक है, ओके, बाकी ज्यादा उलझना नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अधिगम एक प्रक्रिया है। क्या है अधिगम एक प्रक्रिया? किस टाइप की प्रक्रिया? तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की, याद करना? तो देखिए अधिगम है अनुभव द्वारा सीखने की, अर्थ निर्माण की, नवीन ज्ञान, आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का वर्णन कहलाता है। अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम, या फिर क्या कहलाता है बताओ देखें। जो आदत है, जो ज्ञान है, अभिवृत्ति, इन सब का वर्णन किया तो वो किस में शामिल हो जाएगा? अधिगम। क्योंकि अधिगम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अपन, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता। कितना इजी क्वेश्चन है। स्किनर, वर्दीमर और बीने या स्पिनोविच, हम जानते हैं गेस्टाल्ट, फिर यहां पे क्या आएगा? वर्दीमर ही आएगा। क्या आएगा इसका उत्तर? वर्दीमर ही इसका उत्तर आएगा। और अब मान लो एक प्रश्न आ जाए, वर्दीमर 1912 जर्मनी में सबसे मूल रूप से इसका जन्मदाता, जर्मनी में 1912 वर्दीमर को ही माना जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? इनमें से एक आधारभूत शर्त नहीं है अधिगम की। संलग्नता, अभ्यास, पुनर्बलन, प्रतिपादन। बताओ। तो इसमें से याद रखो प्रतिपादन जो है, केवल भी प्रतिपादन जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है ना, प्रतिपादन जो है वो शामिल नहीं है। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। एक कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है, ये बताओ देखें क्या कहलाता है? कौन सा कारक है जो स्थायी और अस्थायी के बीच में परिवर्तन लाता है? उसे कहते हैं परिपक्वता, जो कि नाम गैसेल के नाम से जुड़ती है। ठीक है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है जीवन पर्यंत, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, ये 3 बार मैंने बता दिया। अब आप गलत मत बताना, क्योंकि अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। क्या चलता है? जीवन पर्यंत अधिगम चलता है। अधिगम विकास का प्रक्रम है, ये परिभाषा किसकी है? ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आएगा वुडवर्थ। किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। देखो मैं फिर से बोलता हूं कि हो सकता है आपको कुछ ऐसा लगे कि सर थोड़ी सी बोरिंग क्लास हो गई वगैरह हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार थोड़े टॉपिक बोरिंग होते हैं, पढ़ने पढ़ते हैं हमें भी ऐसा लगता है कि यार स्टूडेंट को आज कुछ हंसी मजाक नहीं करवा पाए, थोड़ा सा उनको मनोरंजन करवा दें तो उनको याद करने में आसानी रहती है। लेकिन कई बार टॉपिक ऐसे होते हैं जो नहीं करवा पाते, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं जोड़े रखने की, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा जैसे बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे
कि सर टेस्ट सीरीज है ना ऑनलाइन अगर एक प्रैक्टिस हो जाए ना तो पता लग जाए कि हाँ स्कोर क्या रह रहा है हमारा। तो उसके लिए ये जो 40 पेपर है इनमें से काफी कुछ क्वेश्चन हटेंगे भाई, ये तो यहाँ कर ही लिया आपने, कुछ क्वेश्चन हटेंगे, कुछ क्वेश्चन जो आपके डाउट है उनके आंसर से देखेंगे चेक करके, और कुछ नए पेपर्स, यानी आज मैंने आपको 75 ही करवाए लेकिन इन सब में 100 क्वेश्चन होंगे। याद रखें ये जो टेस्ट सीरीज है, जैसे आपको आज मैडम ने भी आपको 50 क्वेश्चन ही करवाए टोटल, लेकिन यहां ये टोटल जो होंगे 40, इनमें प्रत्येक में 100 क्वेश्चन होंगे, प्लस ये 10 हैं इनमें भी 100। करंट जीके वाला जो एक टेस्ट होगा उसमें लगभग आपको 200 प्लस प्रश्न मिलेंगे। करंट जीके के 200 प्लस जो है आपको करंट जीके के प्रश्न जो तैयार कर रहा हूं मैं अभी, वो तैयार होंगे लगभग 10 तारीख तक तैयार होंगे। तो ये टेस्ट का कोई शेड्यूल नहीं है, समझ रहे हो बात आप? शेड्यूल कैसे नहीं है, यानी जैसे जैसे हमारे टाइप करने वाले जो है फटाफट तैयार कर देंगे वैसे वैसे अपलोड कर देंगे। एक दिन में 2-2 टेस्ट भी अपलोड होंगे, ठीक है? तो एक चीज क्या है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कहीं पिछला भूल तो नहीं गए। तो ये टेस्ट के माध्यम से आप टेस्ट देकर चलते जाओगे, इधर हम आगे चलते जाएंगे, उधर आप पीछे आते जाओगे। तब तक अपने जो शेड्यूल आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां बहुत सी सूचनाएं आती है, फिर आप वंचित रह जाते हो। तो उसमें जैसे मेजर टेस्ट आएंगे तब आपकी तीसरी बार यहां रिविजन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यार इतना पढ़ लेंगे तो मैं नहीं समझता कि नुकसान होगा। देखो सबसे मुश्किल क्या होता है, नियमित पढ़ना और क्रमबद्ध पढ़ना। तो ये सबसे मुश्किल टास्क हम प्रयास कर रहे हैं कि सिस्टम से आए, लेकिन दिक्कतें बहुत आती है। ईश्वर भी आपकी परीक्षा पूरी लेता है, आपकी भी ले रहा है, हमारी भी ले रहा है। तो याद रखें ये टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च हुई नहीं, आज आप ये क्लास देख के जब तक जाओगे तब तक मैं प्रयास करूंगा इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने। 5 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट होंगे। कब से स्टार्ट होंगे? ये 5 जुलाई, इसकी सूचना शायद आपको मैडम ने दे दी थी आज, फिर भी मैं बता देता हूं। 5 जुलाई से ये टेस्ट यहां पे हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर स्टार्ट होंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इसके लिए तैयार रहना और जरूर इसे। अब सर इसका चार्ज क्या रखो? अरे चार्ज की टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कह दूंगा 1 रुपए का एक टेस्ट तो आप समझ जाएगा, आप जोड़ दोगे फट से, मुझे पता है, बस इससे ज्यादा नहीं रखेंगे हम। मैंने कहा ना इसे प्रैक्टिस के लिए रख रहे हैं, अदरवाइज टाइप करवाना इतनी माथाफोड़ी हम लेते नहीं। हमारा तो ये था कि हम कोर्स पूरा करवा दें। जो कहते थे कि आप नहीं करवा सकते 40 दिन में रिवीजन, तो हमने कहा कि हम करवा सकते हैं, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, और हम करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। और कल फिर क्लास आएगी, और मनोविज्ञान की कल संडे, ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर जरूर मनोविज्ञान की क्लास दूंगा, रेगुलर दे पाऊं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन, शुभ रात्रि।